हाँ तो विद्यार्थी हम चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, हमने 2 पार्ट समाप्त किया था और अगले पार्ट नंबर यूरोप में राष्ट्रवाद में तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये चैप्टर था जिसमें हमने अगले दिन आपको जर्मनी के एकीकरण के समाप्त के जर्मनी के एकीकरण को कंप्लीट किया था। जर्मनी के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जानते हैं? ऑटो वॉन बिस्मार्क को जानते हैं। जर्मनी के एकीकरण में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? काइजर विलियम प्रथम कर रहे थे 18 जनवरी 1871 को। किन चीजों पर बल दिया गया था? कि मुद्रा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया, बैंकिंग को बढ़ावा दिया गया, कानून प्रणाली को क्या किया गया था? बढ़ावा देने का काम किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण समझेंगे हम लोग। इटली का एकीकरण। एकीकरण का तात्पर्य होता है कि हर देश को एकजुट करने का प्रयास, कि उस देश में अलग अलग राज्य हैं और राज्यों में अलग अलग लोगों का शासन है, कहीं राजाओं का, कहीं राजाओं के लोगों का, कहीं बड़े लोगों का शासन, उसको एकीकरण करने का काम करते हैं। तो समझे कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी बाबू। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में, ठीक है, क्या हुआ था भैया? 19वीं शताब्दी में इटली को इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। विभाजित किया गया था। इटली को कितने राज्यों में विभाजित किया गया विद्यार्थी? इटली 19वीं शताब्दी में 7 राज्यों में विभाजित किया गया था। इसमें से एक राज्य तो ये पूछता है बार बार, किसके अधीन आता था? तो सार्डिनिया पिडमांट। सार्डिनिया पिडमांट। सार्डिनिया पिडमांट जो था, इसमें एक राज्य मुख्य रूप से इतालवी राशि के द्वारा आता था। इतालवी इतालवी राजसी एक समुदाय के लोग थे, मुख्य रूप से इतालवी राजसी सभा के द्वारा शासित किया गया था। सभा के द्वारा शासित किया गया था। दो बिंदु समझ में आ गया होगा। दो बिंदु इटली का एकीकरण में 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण प्रारंभ हुआ। उस समय इटली इटली को कितने राज्यों में विभाजित किया गया? तो इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया। जिस प्रकार से भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उसी प्रकार से वहां पे इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया गया, जब इटली के एकीकरण की बात चल रही थी 19वीं शताब्दी में। सार्डिनिया पिडमांट इटली का एक राज्य था जो इस समुदाय के लोगों के द्वारा इनको शासित किया गया था, अर्थात इन लोगों के द्वारा ये जो राज्य था इसके क्या था? अधीन था, अर्थात इसके अंतर्गत काम करता था। तो सार्डिनिया पिडमांट किसके द्वारा शासित किया गया था? तो इतालवी राजसी। इतालवी है तो ना, ठीक है, तरजुई तो इतालवी राजसी सभा के द्वारा इसे क्या किया गया था विद्यार्थी? शासित किया गया था। कि इसमें कौन किसके द्वारा इसको शासित किया गया? तो इतालवी राजसी के द्वारा इसे क्या किया गया विद्यार्थी? शासित किया गया। अब इसमें देखेंगे कि इटली के एकीकरण में कुछ ऐसे विद्वान थे, कौन कौन से लोग थे जो इटली के एकीकरण को आगे ले जाने का प्रयास किए थे? तो प्रसिद्ध व्यक्तियों का योगदान। प्रसिद्ध व्यक्तियों का योगदान, इसको मिटा के ही बता रहे हैं बाबू, ठीक है। आएंगे इटली के एकीकरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों का योगदान। प्रसिद्ध व्यक्ति, हर एक लड़ाई को जीतने के लिए कुछ ना कुछ खास लोगों का, मेहनती लोगों का जरूरत होता है। उसी प्रकार से इटली में कौन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था? अपने इटली को एकीकरण का काम किया था। ज्यूसेपे मैथ्सिनी। ज्यूसेपे मैथ्सिनी क्या थे? यहाँ के थे विद्वान, ठीक है। इन्होंने देखिए, अब इन्होंने क्या किया? ज्यूसेपे मैथ्सिनी ने एक कार्यक्रम तैयार किया था। इन्होंने एक कार्यक्रम तैयार किया
था। क्या किया विद्यार्थी? एक कार्यक्रम तैयार किया था। कार्यक्रम का मतलब न्योता मत सोचिए आप लोग, न्योता मिली सर जी, ठीक है ना, वो कार्यक्रम ना, इन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए, इटली को एकीकरण करने के लिए जोसेफ मसनी ने एक कार्यक्रम तैयार किया था। उस कार्यक्रम के तहत क्या क्या किया थे? मुख्य रूप से इन्होंने दो भूमिगत समाज का गठन किया था। दो भूमिगत समाज का गठन किए थे, ये कार्यक्रम रहला। ठीक है विद्यार्थी, दो भूमिगत समाज का गठन किया था। पहला मार्सेल्स में युवा इटली था। पहला, प्रथम मार्सेल्स में युवा इटली। दूसरा, पहला मार्क्सिस्ट में क्या विद्यार्थी? युवा इटली, युवा इटली, युवा इटली, युवा इटली। दूसरा क्या था? बर्न में युवा यूरोप, युवा यूरोप, युवा यूरोप ये था। ठीक है, अब इसके बाद इनके बारे में अगली चीज क्या, इन्हें क्या कहा था? मार्टिनिक नामक एक व्यक्ति था। मार्टनिक, मार्टनिक, गजब का टेढ़ा मेढ़ा नाम है। मार्टनी आख ने इन्हें सामाजिक का विद्यार्थी सामाजिक आदेश का दुश्मन कहा था। सामाजिक आदेश का, सामाजिक आदेश का बड़ा दुश्मन कहा था। ये पिंटू समझ में विद्यार्थी, जोसेफ मछली के बारे में इन्होंने क्या किया था? इटली के बारे में इन्होंने एक कार्यक्रम तैयार किया था। वो कार्यक्रम क्या था? दो भूमिगत समाज का गठन किया था। दो भूमिगत समाज का क्या किया था? गठन किए थे। प्रथम इन्होंने क्या किया था कि मार्सेल्स में युवा इटली का गठन किया था। मार्सेल्स एक वहां पे जगह था, वहां पे युवा इटली का गठन किए थे कि अपने देश को आजाद करने के सभी लोग एक साथ क्या थे? मिले हुए थे। दूसरा इन्होंने बर्न, बर्न एक जगह का नाम है, जैसे हम लोग गाजीपुर मऊ बनारस बलिया होता है, उसी प्रकार से बर्न एक जगह है जहाँ पे युवा यूरोप का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था। मार्टिनिक नाम का व्यक्ति इनको क्या कहता था? सामाजिक आदेश का दुश्मन कहता था। तो पूछेगा मार्टिनिक ने किन्हीं सामाजिक आदेश का बड़ा दुश्मन कहा था? तो ज्यूसेपे मैसनी को। किसे कहते थे? ज्यूसेपे मैसनी को, ज्यूसेपे मैसनी को, ज्यूसेपे मैसनी को, याद होगा? ज्यूसेपे मैसनी ने क्या किया था? एक कार्यक्रम तैयार किया था, दो भूमिगत समाज का गठन किया था। दो भूमिगत समाज का गठन कब किया था? पहला कब किया था? मार्सेस में युवा इटली था। प्रथम जो था मार्सेस में कहा था? युवा इटली था। दूसरा इसने किसको किया था? बर्न में युवा यूरोप, बर्न में युवा यूरोप, बर्न में युवा यूरोप। ठीक है, मार्टिनिक ने इन्हें सामाजिक आदेश का बड़ा दुश्मन कहा। इन्हें का मतलब किसको कहा? इन्होंने ज्यूसेपे मैसनी को सामाजिक आदेश का बड़ा दुश्मन कहा। किसने कहा बाबू? मार्टिनिक ने ज्यूसेपे मैसनी को सामाजिक आदेश का बड़ा दुश्मन कहा। वन लाइन में प्रश्न बन सकता है कि मार्टिनिक ने किन्हीं सामाजिक आदेश का दुश्मन कहा था? तो ज्यूसेपे मैसनी को कहा था। प्रथम जो उन्होंने समाज का गठन किया था मार्सेस में, क्या नाम था? युवा इटली था। दूसरा का क्या था? युवा यूरोप, दूसरा युवा यूरोप। और मिटा दे भैया। अब अगले व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो उन्होंने क्या किया था? काम किया था अपने देश को आजाद कराने के लिए। ठीक है, चलिए अब चलेंगे उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस नाम व्यक्ति की चर्चा करेंगे जिसका नाम भैया क्या है? इस व्यक्ति का नाम है काउंटी कैबिलो डी काउर। काउंटी कै, इतना नाम टेढ़ा है कि पूछे मत बिन विदेशियों का। कैबिलो डी काउर, वो तो थे जोसेफ मैसन। इन्होंने क्या क्या काम किया था अपने देश को आजाद कराने के लिए? अब इनके बारे में हम क्या करेंगे भैया? चर्चा करेंगे। ने काबुल फ्रांस ने मुख्य रूप से क्या किया था? ये 1859 में ऑस्ट्रेलिया सेना को पराजित करने में सक्षम थे। एक ही पॉइंट इनको याद करेंगे, ऑस्ट्रेलियाई सेना को, किस सेना को विद्यार्थी?
ऑस्ट्रेलियाई कौन सेना भैया लोग? ऑस्ट्रेलियाई सेना। कौन सी सेना विद्यार्थी? ऑस्ट्रेलियाई सेना। कौन सी सेना भैया? ऑस्ट्रेलियाई सेना। कौन सी सेना? ऑस्ट्रेलियाई, ये गड़बड़ाया गधा। ऑस्ट्रेलियाई सेना को 1859 में पराजित किए थे। ठीक है। काउंटू कैबलो डिकाउर के बारे में बस ये पूछ सकता है प्रश्न, ऑस्ट्रियाई सेना को किसने पराजित किया था? काउंटी कैबलो डिकाउर। काउंटी कैबलो डिकाउर। काउंटी कैबलो डिकाउर। ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रियाई, ऑस्ट्रेलियाई दूसरा होता है, ये ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किए थे 1859 में। 1859 में, 1859 में, 1859 में पराजित किए थे। ठीक है। और मुख्य रूप से ये मंत्री भी रहे थे, तो 1852 से लेकर 1860 तक ये पिडमांट के मंत्री थे। ये प्रश्न, और 1852 से लेकर 1860 तक ये पिडमांट के मंत्री रहे थे। दो प्रश्न, काउंटू कैबलो डिकाउर ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कब किया? 1859 में। ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कब किया? 1859 में। ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कब किया? 1859 में। 1852 से 1860 तक के कहाँ के मंत्री रहे? पिडमांट के। कहाँ के मंत्री रहे विद्यार्थी? पिडमांट के। कहाँ के मंत्री रहे? पिडमांट के मंत्री रहे। अब लास्ट देखेंगे, लास्ट व्यक्ति क्या था जो चर्चा का विषय बना हुआ था प्रसिद्ध इटली के एकीकरण में? मिटा दे भैया। चलिए विद्यार्थी, अब हम चलेंगे मुख्य रूप से अगले व्यक्ति थे जो इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने का काम किया, जिस व्यक्ति का नाम था जूसेप्पे गैरिबाल्डी। जूसेप्पे गैरिबाल्डी। ठीक है। इन्होंने कौन कौन सा काम किया था इसको समझेंगे। मुख्य रूप से 1833 में 1833 में मैथ्सनी से मुलाकात की और यंग इटली आंदोलन में भाग लिए। ठीक है। 1833 में मैसनी से मुलाकात की और यंग इटली आंदोलन में इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था। 1834 में 1834 में पिडमांट में गणतंत्रीय, कहा भैया? पिडमांट में 1834 में पिडमांट में गणतंत्रीय विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था भैया लोग? गणतंत्रीय विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था विद्यार्थी? गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। कौन भाग लिए भैया? जूसेप्पे गैरिबाल्डी। कौन भाग लिए? जूसेप्पे गैरिबाल्डी। कौन भाग लिए? जूसेप्पे गैरिबाल्डी। 1834 हो गया। और उसके बाद भैया देखेंगे अगली घटना क्या की थी इन्होंने मुख्य रूप से। तो इन्होंने क्या किया था 1854 में 1854 में विक्टर इमेनुएल है, एडी है, विक्टर इमेनुअल। कौन सा भैया? विक्टर इमेनुअल। नाम इतना टेढ़ा है पूछे मैं। द्वितीय का समर्थन किया। उसके बाद
कई पॉइंट किए हैं, इनको हर एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। और इनका अगला पॉइंट है 1000 लोगों का अभियान चलाया। इनको क्या कहा जाता था? रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। जिसमें गरिबाल्डी के बारे में इतना प्रश्न पूछ सकता है कि उन्होंने इटली के एकीकरण में कौन कौन सी भूमिका को निभाया था। तो 1833 में मैसनी से मुलाकात की। मैसनी जिसने भूमिगत समाज का गठन किया था, युवा यूरोप और युवा इटली। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? यंग इटली आंदोलन में भाग लिया था। जब मुलाकात की तो यंग इटली आंदोलन जो मैसनी ने शुरू किया तो उसमें भाग ले लिया। 1834 में पिडमांट में गणतंत्र विद्रोह में भी क्या किया? इन्होंने भाग लिया। 1834 ईस्वी में पिडमांट में गणतंत्र विद्रोह में भाग लिया भैया। और 1854 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय का क्या किया? समर्थन किया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन कब किया? 1854 में। और 1000 लोगों का अभियान किसने चलाया? जिसमें गरिबाल्डी। जितना सारा काम हो रहा है सब गरिबाल्डी ने कर रहा था। 1000 लोगों का अभियान चलाने का काम किया। और रेड शर्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किस शर्ट के नाम से जानते हैं विद्यार्थी? रेड शर्ट के नाम से भी इन्हें जानते हैं। हाँ, तो इस तरह से जब इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ, कुछ ऐसे प्रश्न वन लाइनर जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, अब उन्हीं प्रश्नों को बताएंगे और ये आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है भैया, तब आगे चलिए। देखिए भैया, अगला आपका वन लाइनर प्रश्न बन सकता है, कुछ प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाएं हम देखेंगे भैया कौन कौन सी घटनाएं हुई है। तो संयुक्त इटली की घोषणा, संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में। संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई थी? 1860 ईस्वी में। कब संयुक्त इटली की घोषणा हुई थी? 1860 में। 1860 में। 1861 में। अब अगला प्रश्न आपका वन लाइनर पूछेगा कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को विक्टर इमैनुअल द्वितीय को कहाँ का राजा घोषित किया जाएगा? विद्यार्थी सब जानते हैं मुख्य रूप से संयुक्त इटली का राजा 1860 ईस्वी में घोषित किया गया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा 1860 में क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। और लास्ट है कि इटली का एकीकरण, अगला बिंदु है। तो मुख्य रूप से क्या हुआ था? तो इटली का अंतिम एकीकरण, इटली का अंतिम एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। इटली का अंतिम एकीकरण कब समाप्त हो गया? 1871 में। और लास्ट प्रश्न जिससे आपका पूरा समाप्त होता है, बाल्कन साम्राज्य, बाल्कन साम्राज्य, बाल्कन साम्राज्य, बाल्कन किस साम्राज्य के नियंत्रण में थे? तो बाल्कन तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है।
एक घटना याद कीजिएगा आपके बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी। संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई थी? 1860 में हुई थी। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 में। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा कब घोषित किया गया था? 1860 में। 1860 में। इटली का अंतिम एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में। इटली का अंतिम एकीकरण कब हुआ था हमारे प्यारे बच्चे? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। और बाल्कन जो था वो किसके नियंत्रण में था? तो तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। इस तरह से इस चैप्टर को हम यहीं पे कर देते हैं समाप्त। अब हम अगला वीडियो आपको बनाएंगे अगले चैप्टर का। ठीक है भैया, तो मिटा दे रहे हैं, कहानी हुई खत्म। आपसे 2 प्रश्न देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिएगा। हजारों लोगों का अभियान किसने चलाया था? और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 1830 ईस्वी में कहाँ विद्रोह हुआ था? इस 2 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस तरह से चैप्टर को हम क्या कर देते हैं, पूरी तरह से समाप्त करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी, आप कैसे होंगे? हमें उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने माँ बाप का सेवा अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए।